हाय व्यूवर्स, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर आपके विरुद्ध फाइल किया गया डोमेस्टिक वायलेंस अगर निराधार है, अगर उसके जो उसमें रिलीफ मांगा गया है उसका कोई बेस ही नहीं है, जो वायलेंस हुआ है उसके बारे में प्राइमा फेसी तौर पे कोई चीज़ें बताई नहीं गई प्रॉपर तरीके से, तो उस मैटर को क्वैश हो जाना चाहिए, रिजेक्ट हो जाना चाहिए। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ, इसमें एक और स्टेप और आगे सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ाया है और इस पॉइंट के साथ साथ एक और पॉइंट, लिमिटेशन का पॉइंट। जी हाँ, डोमेस्टिक वायलेंस में लिमिटेशन एप्लीकेबल है। लिमिटेशन कहता है कि जब उस फीमेल पे कोई वायलेंस हुआ, इंसिडेंस हुआ कि उसको जब तकलीफ़ दी गई, उससे लेकर 1 साल के बीच में ही उसके पास टाइम होता है डोमेस्टिक वायलेंस फाइल करने का। जैसे ही वो 1 साल गुजर जाता है उसका वो लिमिटेशन बार हो जाता है, उसके बाद वो कोई वायलेंस डोमेस्टिक वायलेंस की एप्लीकेशन फाइल नहीं कर सकती। ये किसका कहना है? ये कहना है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का। ये और भी काफ़ी चीज़ें इसके अंदर बताई गई हैं इस मैटर के अंदर, वो क्या हैं और कौन कौन सी हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी। इसीलिए मेरा ये वीडियो आप एंड तक देखिएगा, गौर से देखिएगा और मेरा चैनल ऑनलाइन लीगल इन्फॉर्मेशन ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो व्यूअर्स, ये वाला जो मैटर है ये है 2011 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। ये है इंद्रजीत वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इसके अंदर क्या हुआ था, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही कॉम्प्लेक्स टाइप का थोड़ा केस है। इसके अंदर क्या हुआ था, हस्बैंड वाइफ की शादी होती है, उनका एक बच्चा भी होता है। फिर उसके बाद हस्बैंड वाइफ के बीच में कुछ डिस्प्यूट अराइज होते हैं और वो लोग अपने मैटर को एमिकेबली सेटल करने के लिए सोचते हैं कि अभी हम लोग बाय म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स पिटीशन फाइल करते हैं। अब वो डिवोर्स पिटीशन फाइल करने के वक्त जो हस्बैंड था उसने 3 लाख रुपए का ड्राफ्ट वाइफ को दिया था। हस्बैंड का ये भी कहना है कि इसके अलावा मैंने 27 लाख रुपया भी दिया था, वो कैश में दिया था। वो जो मैंने पैसे दिए थे वो मैंने अपने पुश्तैनी घर को बेच के दिए थे, या उसके मैंने एग्रीमेंट भी कर लिए थे बेचने के। तो खैर कैश वाला पार्ट हम साइड में रखते। जो उसने 3 लाख रुपया दिया था वो ड्राफ्ट में दिया था। उनमें ये भी डिसाइड हुआ था कि जो बच्चे की कस्टडी रहेगी वो हस्बैंड के पास रहेगी। तो ये सारी चीज़ें इनकी आपस में तय हो गई थी। उसके बाद डिवोर्स हो गया। डिवोर्स होने के कुछ दिनों बाद अचानक वाइफ जो है एक क्रिमिनल केस फाइल करती है हस्बैंड के अगेंस्ट में, ये कह के कि इसने फ्रॉड किया है, फ्रॉड से ये डिवोर्स की डिग्री इसने हासिल किया है। इसने सिर्फ मेरे साथ ही फ्रॉड नहीं किया बल्कि कोर्ट के साथ भी फ्रॉड किया है। ये कैसे फ्रॉड हुआ? उसने कहा कि भाई हम पेपर पे एक दूसरे से डिवोर्स ले लेते हैं और डिवोर्स लेने के बाद में फ़ौरन चला जाऊंगा, यूएस चला जाऊंगा और वहाँ पर मैं किसी फीमेल से यूएस सिटीज़न से मैं शादी कर लूँगा। शादी करने के बाद मैं सिटीज़नशिप हासिल कर लूँगा, फिर मैं वापस तुमसे लीगली शादी करके वहाँ पर हम दोनों सेटल हो जाएंगे यूएस में। तब तक हमारा रिलेशन हस्बैंड एंड वाइफ का ही रहेगा, हम सिर्फ पेपर पे एक दूसरे से डिवोर्स देंगे। इसीलिए उस फीमेल ने कहा कि मैंने डिवोर्स लिया, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि इसे तो सिर्फ मुझे घर से भगाने का एक बहाना चाहिए था और उसने उसके कुछ डिवोर्स के कुछ दिनों के बाद तक हमारा रिलेशनशिप जो है वो हस्बैंड एंड वाइफ का कंटिन्यू रहा। हम साथ में जाया करते थे, घुमा करते थे, फिरा करते थे, लेकिन इसने मेरे साथ धोखा किया और ये जो है जो भी मेरे साथ वायलेंस हुआ इसके लिए उसने डोमेस्टिक वायलेंस केस भी फाइल कर दिया और साथ ही साथ धोखाधड़ी का केस भी फाइल कर दिया। पुलिस के पास मैटर गया, पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया। पुलिस को ऐसा लगा कि इसमें प्राइमा फेसी कोई धोखाधड़ी जैसी नज़र नहीं आई चीज़ें। पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया कि भाई ये लोग डिवोर्स के बाद भी क्या साथ में रह रहे थे। पुलिस को ऐसा कोई चीज़ें नहीं मिली कि ये लोग डिवोर्स के बाद भी इनका रिलेशनशिप कंटिन्यू था और वहीं पर वो मैटर जो है वो पुलिस के सामने ख़त्म हो गया। इसके बाद ये फीमेल ने केस फाइल किया। जिस कोर्ट ने डिवोर्स का ऑर्डर दिया था उसके ऊपर वाले कोर्ट में वो गई, सीनियर डिवीज़न में, और वहाँ पर एक सूट फाइल किया कि तुम्हारे लोअर कोर्ट ने जो ऑर्डर पास किया है डिग्री ऑफ डिवोर्स का, उसे नल एंड वॉइड करार दिया जाए। नलिटी ऑफ डिवोर्स का उसने एक एप्लीकेशन डाला, एक तरीके का सूट डाला। ये सारी चीज़ें हो गई। अब हस्बैंड ने क्या किया, जब ये डिवोर्स डोमेस्टिक वायलेंस का जब मैटर चल रहा था, हस्बैंड ने हाई कोर्ट में इसको क्वैश करने के लिए, ख़त्म करने के लिए एक पिटीशन डाला, लेकिन हाई कोर्ट ने उसे रिजेक्ट कर दिया और ये कहा कि नहीं, तुम्हारे अगेंस्ट में एलिगेशन है, आप प्रूफ करो लोअर कोर्ट में।
तुरंत हस्बैंड ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और कहा कि मेरा ये जो एप्लीकेशन, मेरे विरुद्ध जो एप्लीकेशन चल रहा है, इसे क्वैश कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि ये बेसलेस है, इसका कोई आधार ही नहीं है। पहला एलिगेशन तो ये है कि एकदम बेसलेस एलिगेशन है। दूसरा, उसने कहा कि इसमें लिमिटेशन भी एप्लीकेबल होता है, क्योंकि उसके खुद के कहने के मुताबिक उसने घर छोड़ा था 2008 में। 1998 में उनकी शादी हुई थी, 2008 में उनका डिवोर्स हुआ था, और उसने जो एप्लीकेशन फ़ाइल किया है वो 1 साल के बाद एप्लीकेशन फ़ाइल किया डोमेस्टिक वायलेंस का। चूँकि डोमेस्टिक वायलेंस का एप्लीकेशन 1 साल के अंदर ही फाइल होना चाहिए, उसकी लिमिटेशन है। ये 2 पॉइंट्स की बेसिस पे मैटर्स को लड़ा गया, और इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही बारीकी से हर एक चीज़ को अपनाया और चीज़ों को गौर किया। सबसे पहला पॉइंट जो सुप्रीम कोर्ट ने लिया है वो ये कहा है कि भाई आप जो कह रही हो कि इसने फ्रॉड किया, तो मैडम इस फ्रॉड में तो आप भी शामिल थी, आप तो हर चीज़ के लिए एग्री हो गई थी, आपने पैसे भी लिए, आप डिवोर्स पिटीशन आपने साइन भी किया बाय कंसेंट का, और आप इस चीज़ के लिए एग्री हो गई थी कि वो बाहर जाए और किसी और से शादी करे, फिर वो वापस आपसे शादी कर ले उसको डिवोर्स देकर। तो अगर आप खुद किसी फ्रॉडुलेंट मैटर के अंदर खुद एग्री करके उसमें इन्वॉल्व हो जाते हो, तो फिर वापस से आप अपने आप को बेकसूर साबित करके या बेकसूर बता के उसी के अगेंस्ट में आप कंप्लेंट नहीं फाइल कर सकते हो। आप दोनों चीज़ें, यू कैन नॉट ब्लो हॉट एंड कोल्ड टुगेदर। आप ये भी चाहते हो कि ये साइड भी मैं रहूँ और इस साइड भी मैं रहूँ, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, अगर ये फ्रॉडुलेंट है तो इसके आप भी बराबर जिम्मेदार हो और आप भी इसके अंदर कल्प्रिट हो, आप भी इसमें एक तरीके के मुजरिम हो। ये एक पॉइंट सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। दूसरा ये कहा है कि आप जो कह रहे हो कि मेरा डिवोर्स हुआ ही नहीं, मैं अभी भी डोमेस्टिक रिलेशनशिप में हूँ, तो ये चीज़ हम नहीं मान सकते, क्योंकि कोर्ट है, कॉम्पिटेंट कोर्ट है, उसने ऑर्डर दिया है कि आपकी मैरिज जो है वो ख़त्म हो गई, यानी कि आपका बाय कंसेंट आपने डिवोर्स ले चुके हो, और एक कॉम्पिटेंट कोर्ट का ऑर्डर जो है वो इस चीज़ में है। तो जब तक ये ऑर्डर इन एग्जिस्टेंस है, आपका डिवोर्स ही माना जाएगा। इसीलिए आपने जो सूट फाइल किया है, डोमेस्टिक वायलेंस का एप्लीकेशन फाइल किया है, वो काफ़ी लेट फाइल किया है। जब आप बाय कंसेंट डिवोर्स फाइल करते हो तो उसके अंदर सबसे पहले आप सेपरेशन शो करते हो कि हम दोनों अलग अलग रह रहे हैं, हम दोनों साथ में नहीं रह रहे हैं। फिर डिवोर्स पिटीशन फाइल करने के बाद आपको और 6 महीने का टाइम मिलता है कि आप अपने शादी को जो है वो एक नए मोड़ पे लेके जाने की आप कोशिश करो, वापस से रिकंसाइल होने की कोशिश करो। जब वो 6 महीने गुजर जाते तब जाके आपका डिवोर्स माना जाता है। तो ये सारे प्रोसीजर को गुजारने के बाद आप यहाँ पर डोमेस्टिक वायलेंस फाइल किया आपने, यानी कि आपका लिमिटेशन पीरियड पार हो चुका। 1 साल का जो टाइम पीरियड था वो ख़त्म हो चुका। और एक बात जो है सुप्रीम कोर्ट ने गौर की कि जब तक आपका डिक्री ऑफ डिवोर्स नहीं हुआ था कॉम्पिटेंट कोर्ट से, तो उसके पहले तक आपने कोई भी वायलेंस का या तो कोई भी क्रूअल्टी का कंप्लेंट फाइल नहीं किया। आपने जो भी फाइल किया है वो डिवोर्स का जो ऑर्डर पास हुआ है उसके बाद ही किया है। आप पैसे ले लिए आपने, तभी भी आपने कुछ कहा नहीं, और उसके पहले भी जो आप उसके साथ ज़िंदगी गुजार रहे थे उस वक्त भी आपने कोई चीज़ की मतलब कि कंप्लेंट नहीं की। आपको अचानक ही सारी कंप्लेंट आपकी याद आ गई जब आपने डिवोर्स फाइल किया है या डिवोर्स का ऑर्डर आपके हाथ में आया है। तो ये सारी चीज़ें बताती हैं कि आप जो कह रही हो ना, इसमें कोई आधार नहीं है, आप जो एलिगेशन लगा रही हो इसका कोई बेस नज़र नहीं आ रहा। इसीलिए ये मैटर को रिजेक्ट होना चाहिए। लोअर कोर्ट में जो प्रोसीडिंग चल रही है उसे क्वैश होना चाहिए। तो याद रखिए, सबसे पहला जो इसके अंदर कंसीडर किया गया था वो ये है कि ये निराधार है, आप खुद जो है वो फ्रॉड के अंदर इन्वॉल्व हो। दूसरा, इसका लिमिटेशन ख़त्म हो चुका है, लिमिटेशन पीरियड पार हो चुका है। इतने सारे एलिगेशंस लगाने के बाद भी, अच्छा अभी क्या हो गया था इसके अंदर व्यूअर्स, कि जब डिवोर्स पिटीशन जब इसने फाइल किया और डिवोर्स ख़त्म हो गया इनका डिवोर्स पूरा प्रोसीजर कंप्लीट हो गया, उसके बाद इस वाइफ ने जो है इरप्ट किया, सारे के सारे कंप्लेंट फाइल किए। ये तो उसने फ्रॉड का कंप्लेंट तो किया ही किया पुलिस के सामने, और अपना जो डिवोर्स है उसको नल एंड वॉइड करार देने के लिए भी एक सूट फाइल किया। इसके अलावा भी एक कंप्लेंट फाइल किया। वो कंप्लेंट में उन्होंने 498A की जो है वो अर्ज़ी लगाई। उसके साथ ये कहा कि ये इसने जो है मेरे साथ रेप किया है, तो ये भी एक सेक्शन उन्होंने लगाया। और उसके अंदर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और एक तरीके की कॉन्स्पिरेसी, यानी कि
मेरे विरुद्ध जो है इन्होंने एक तरीके का षड्यंत्र रचा था, इस तरीके के इन्होंने एलिगेशंस लगाए और क्रिमिनल केस फाइल कर दिया। तो इसके ऊपर भी जज ने कहा है कि आप ये जो एलिगेशन लगा रहे हो कि आपके ऊपर षड्यंत्र किया गया था, आपके दहेज उत्पीड़न किया गया था, 498A किया गया था, तो ये आपने पहले क्यों नहीं किया? आपका डिवोर्स जब आपका ग्रांट हो गया उसके पहले क्यों नहीं किया? डिवोर्स ग्रांट होने के बाद आप ये सारी चीज़ें कंप्लेंट लेकर आ रहे हो। देखिए कितनी बारीकी चीज़ों को सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ा है, और ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए लोअर कोर्ट की जो प्रोसीडिंग थी उसे क्वैश कर दिया गया। तो व्यूअर्स, अगर आपका भी कोई ऐसा मैटर है जिसके अंदर एक इंसिडेंस के होने के बाद जस्ट एक आई वॉश के तौर पे कोई आप पे एलिगेशन लगाया गया है, या तो ऐसी कोई चीज़ें साजिश रची गई हैं और इतने बड़े बड़े एलिगेशन लगाए गए जिसका कोई बेस ही नहीं है, तो आप उसे क्वैश करा लीजिए हाई कोर्ट में जाकर, क्योंकि यह हाई कोर्ट का पावर होता है कि वो लोअर कोर्ट में चल रहे प्रोसीडिंग को ख़त्म कर सकता है, क्वैश कर सकता है। व्यूअर्स, इसके बाद का एक जजमेंट है मेरे पास, वो बड़े ही कमाल का जजमेंट है। उसके अंदर वो एक्चुअली वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट नहीं है, लेकिन वो मद्रास हाई कोर्ट का जजमेंट है, और वो मद्रास हाई कोर्ट का जजमेंट बहुत से सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को मद्देनज़र रखते हुए बताया गया है। उसमें एक और स्टेप आगे बढ़ाते हुए मद्रास हाई कोर्ट ने कहा है कि कोई भी ऐसी प्रोसीडिंग जो सिर्फ बदले की भावना से फाइल की गई हो, यानी कि उसमें आपको इंसाफ से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि आपके जो पर्सनल ग्रजेस है, जो आपका जो गुस्सा है, आपकी जो बदला है, बस वो सेटिस्फाई हो जाए, आपको बस उससे मतलब है। अगर ऐसी कोई प्रोसीडिंग फाइल की गई है तो उसे तुरंत क्वैश हो जाना चाहिए, उसे तुरंत ख़त्म कर देना चाहिए, उसे आगे बढ़ावा नहीं देना चाहिए। ये मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊंगी कि इतना अच्छा जजमेंट, और उसमें और भी बहुत सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखा गया, लिमिटेशंस को, और जो एलिगेशन लगाया था वो एलिगेशन का क्या बेस था और उस कौन से बेस को रिजेक्ट कर दिया गया, वो सारी चीज़ें उस जजमेंट के अंदर है। तो मैं ये सारी चीज़ें मैं अपने आते वीडियो में बताऊँगी, इसीलिए मेरा अगला वीडियो ज़रूर देखिएगा। थैंक यू सो मच।